टू सिविल स्टाफ। कैसे आप सब लोग? अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और प्रॉपरली देख भी पा रहे हैं तो एक बार प्लीज यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर दर्पण आहलूवालिया, हु हैज क्लियर्ड यूपीएससी सीएसई 2019 विद अ वेरी ऑसम रैंक। राइट, तो आपके साथ आज जुड़ी हुई है मैम, तो आप उनसे जितने मर्जी क्वेश्चन आज पूछ सकते हैं जो हम लोग शायद कभी आपके नहीं आंसर कर पाते, या आपको यकीन नहीं होता कि ये जो बता रहे हैं तो ठीक ही बता रहे होंगे, तो मैम बहुत अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन आंसर करेंगी। और मैम उनमें से हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट विदाउट कोचिंग ये एग्जामिनेशन क्रैक किया है। तो बहुत मुश्किल माना जाता है एग्जामिनेशन, और कोचिंग को ये माना जाता है कि इसके बिना तो क्लियर नहीं हो सकता। तो मैम आपके सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने इसको विदाउट कोचिंग क्रैक किया है, तो बहुत अच्छी गाइडेंस आपको आज मिलने वाली है। एक बार प्लीज टेस्ट कर दीजिए कि मुझे देख पा रहे हैं, मैम को देख पा रहे हैं और आवाज भी सुन पा रहे हैं। मैम एक बार आप भी हेलो बोल दीजिए ताकि आपकी आवाज भी टेस्ट हो जाए। Hello sir, and greetings to all the viewers out there. I'll try to solve as many queries as possible and to the best of my knowledge. राइट, तो दर्पण मैम की आवाज भी आप लोगों ने सुन ली है। आप एक बार सुन पा रहे हैं? एक बार प्लीज यस टाइप कर दिए चैट बॉक्स में सो दैट वी कैन प्रोसीड विद द सेशन। हेलो सूरज, हेलो गणेश, सौरभ, कैसे आप सब लोग? और जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देना ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके। बहुत कम एस्पिरेंट्स होते हैं जो कोचिंग के बिना इस एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत गाइडेंस से ज्यादा इस एग्जामिनेशन के अंदर मिस गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में। तो कहते हैं ना वो शाफ्ट को वीट से सेपरेट करना, तो वो वाली चीज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो मैम से हम सारे क्वेश्चन आज पूछेंगे 2020 की तैयारी के रिलेटेड, 2021 की तैयारी के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़े से और लोग जुड़ जाए। तब तक के लिए मैं आपको मैम के एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। मैम डॉक्टर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है पटियाला में। बेसिकली मैं भी पटियाला से बिलोंग करता हूँ मैम, तो जीएमसीएच में बहुत फ्रेंड्स ने पढ़ाई की है। डॉक्टर सीमा राजन सिंह है, डॉक्टर हिना गर्ग है, बहुत सारे हैं, आपसे सीनियर्स होंगे, तो वो सब लोगों ने, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो मैम ने वहां से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी है और मैम ने सेकंड अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है वो क्रैक किया। पहले अटेम्प्ट के अंदर भी मैम इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे थे, पर्सनालिटी टेस्ट मैम ने दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट में नहीं हुआ था। वो सारे मैम की जानेंगे स्ट्रैटेजी कि फर्स्ट में क्या रह गया था जो सेकंड में हमने इंप्रूव किया। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ही मैम का ऑल इंडिया रैंक 80 आया है, विच इज एन ऑसम रैंक। राइट, तो ये मैम के बारे में ब्रीफ बैकग्राउंड है। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आप लोग भी टाइप कीजिए, जिन लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग टाइप करते रहिएगा, तो मैं बीच बीच में मैम से वो क्वेश्चन ही पूछता रहूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, हो सके शायद हो सकता है कि आपकी क्वेरीज वहीं से आंसर हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस मुझसे छूट जाएं या आप लोग पूछना चाहते हैं स्पेसिफिकली, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो मैम उसको आंसर करेंगे। ठीक है मैम, स्टार्ट करूं मैं आपसे क्वेश्चन पूछना? श्योर। राइट मैम, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि जैसे आपने बिना कोचिंग के एग्जाम को क्रैक किया, तो हिम्मत कहाँ से आई कि बिना कोचिंग के एग्जाम हो सकता है? कोई भी नहीं बोलता कि बिना कोचिंग के एग्जाम हो जाएगा, बहुत कम लोग हैं जो बोलते हैं। और जनरली 1.5 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करके ही अकल आती है कि तैयारी खुद से करनी थी। तो आपको कैसे ये हिम्मत बनी कि बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है? देखिए, यूपीएससी डी एग्जाम का सिलेबस एंड द पैटर्न इटसेल्फ इज लाइक अ वास्ट ओशन जिसमें कोई भी घूम सकता है। In fact, when I thought of sitting for this exam, I was doing my internship. That is the last year of MBBS. तब हम हॉस्पिटल में काम करते होते हैं। तो in fact मैं इतने aloof थी from the pattern of the exam that I actually consulted a senior जिसने काफी सारा पहले एग्जाम क्रैक किया था. So he told me that there are 2 optionals. So to all the aspirants out there जो भी सुन रहे हैं हमें और शायद बाद में देखेंगे, जिनको लगता है they are totally मतलब कुछ उनको नई information, तो you can take my example. I'm the best example of it who thought actually there are 2 options. So coming now to the coaching aspect. So ऐसा नहीं है कि I tried and tested. Yes, coaching classes का अपना individual perspective है. So you have to take a very balanced approach on it. For example, मेरा था coming from a medical background, I could very well put in the number of hours that were required from the very beginning. So जो मेरा easing in process था पढ़ने का, books वगैरह का, तो वो मेरा थोड़ा comparatively lubricated process था. So I thought कि within the same hours मैं शायद ज़्यादा अपना cover कर सकती हूँ syllabus. So having said that, मेरा experience शायद बाकियों से अलग हो सकता है. So everyone has to take a very rational call on it, whether you should go for coaching or not.
But one thing I would suggest is, especially for your optional, आप एक बार syllabus खोल के देखिए UPSC का. For example, medical science syllabus, it is very vast, but UPSC का बहुत ही limited syllabus होता है. So go for this, see the syllabus once, analyze it, and then take a call. And guidance is always welcome, of course. And Deepak sir bhi hain guide karne ke liye, and everybody else is also there to guide you. But ultimately, you have to study on your own. So you have to take a call yourself. I mean, I will not propagate ki हाँ ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Take a call after analyzing the syllabus yourself. तो मैम आपने कोचिंग के नोट्स यूज ही नहीं किए, खुद से सारी बुक्स पढ़ के नोट्स बनाए या कहीं पे हेल्प ली आपने? देखिए, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो जीएस हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, टेस्ट सीरीज हो. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों नोट्स तो अवेलेबल होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि एक इवन जो जिसके बहुत ही इजीली अवेलेबल नोट्स थे, लाइक गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जो रिपोर्ट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी से कि टेलीमेडिसिन पे कोई गाइडलाइंस आई नीति आयोग की और एमसीआई की रिसेंटली आई हैं, तो दैट आल्सो आई प्रेफर टू रीड इट डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि अगर डायरेक्ट सोर्स से पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स के अंदर टाइमलाइंस दिए होते हैं, डायग्राम्स दिए होते हैं, जो शायद साइनॉप्सिस के अंदर इतने ना अवेलेबल हो. ऑफ कोर्स देयर आर वेरी गुड साइनॉप्सिस आल्सो अवेलेबल जिनमें हो, बट मेरा ऐसा था कि डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स करो. एंड इसके लिए, बट देयर इज अ कैविएट दैट आई वुड लाइक टू ऐड, इसके लिए एक स्किल होता है जिसको मैं कहती हूँ स्पीड रीडिंग. तो स्पीड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सिलेबस कभी भी नहीं खत्म हो पाएगा इफ यू डू इट और फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स एंड मेक द नोट्स योरसेल्फ. तो मैं क्या करती थी, जैसे कोई रिपोर्ट है या कोई बुक है, तो उसकी सबसे पहले मैं एग्जेक्टिव समरी पढ़ लेती थी, उसमें से पॉइंट्स बना के, देन टू ऐड द इनोवेटिव स्ट्रीक टू माय मेंस एग्जाम, आई यूज्ड टू डायरेक्टली कॉपी द टाइमलाइन, द डायग्राम if any. For example, अगर कोई chemical disasters पे कोई question आया, which was also in the news, highly probable question in this next means also, तो मैं उसके definition दे दूंगी, कोई incident दे दूंगी, number, उसके बाद मैं जरूर एक timeline draw करूंगी to show कि इस साल ये वाला disaster हुआ, इस साल ये वाला disaster हुआ. So that way I think अगर आप original source से पढ़ते हो तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपके पेपर में एक innovative streak लेकर आए, which will help the examiner also to break down his monopoly while checking. राइट. तो यहाँ पर मैम ने बहुत अच्छी टेक्निक बताई स्पीड रीड की, और स्पीड रीड आई थिंक मैम वही इंसान कर पाता है जिसको पता हो कि इस चीज में से निकालना क्या है. अगर उसको यही नहीं पता कि इस समरी में से या इस सोर्स में से क्या निकालना है, तो स्पीड रीड भी शायद वो कर नहीं पाएगा. राइट. अच्छा मैम, एक क्वेश्चन मुझे आप और बताइए कि जैसे आपने इंटर्नशिप में तैयारी स्टार्ट करी और उस टाइम पर आप कह रहे हैं कि आपको आइडिया नहीं था कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, कैसे एग्जाम को तैयारी करते हैं, तो स्टेप नंबर 1 क्या था आपका? स्टेप बाय स्टेप मुझे थोड़ा सा बताइए कि स्टेप नंबर 1 क्या था, कि आपने तैयारी फिर कैसे शुरुआत करी, फिर स्टेप नंबर 2 क्या था, ताकि बच्चे जो अभी लेट्स से फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में है या जो अभी जॉब कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम यूपीएससी को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं 2021 में 2022 में, उनके लिए अभी क्या होना चाहिए? तो स्टेप 1 ये है कि सिलेबस डाउनलोड करो. नेक्स्ट इज यू हैव टू चूज योर ऑप्शनल, क्योंकि कईयों का क्या होता है, तैयारी शुरू कर दी पर ऑप्शनल अभी भी सोच रहे हैं, ए ऑप्शनल, बी ऑप्शनल, सी ऑप्शनल. तो आपको कभी भी साइकोलॉजिकल कंफर्ट नहीं मिलेगा दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक. पहले तो मैप की जरूरत है, क्योंकि कंपास की जरूरत है, उसके बाद ही आप अपनी जर्नी पे चल सकते हो. तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, इवन इफ यू टेक 10 days 1 month, डजंट मैटर, यू हैव टू चूज योर ऑप्शनल फर्स्ट. तो मैं बता दूं कि मैंने ऑप्शनल चूज किया था मेडिकल साइंस. It is speculated to be a very tough, time-consuming and less scoring optional. But I would suggest do not listen to the speculations. Have again अपना analysis अपना खुद करो. मेरा अपना personal preference ये था कि मेरी अच्छी foundation थी, 5.5 years पढ़ा था, hard knowledge, soft skills, everything was there. So अगर मैं उतनी मेहनत किसी और ऑप्शनल में करती तो मुझे लगा कि इससे बेटर है मेडिकल साइंस. प्लस इट वाज अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन. And UPSC में I think backup options are very important. At least it was for me. So I went for medical science. अच्छा, आपने इसको PG के point of view से backup option बना लिया? हाँ जी. Because once you leave hold of medical science, तो वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Right. Because you forget everything. Clinical skills based है क्योंकि. तो optional choose हो गया. उसके बाद हमने करनी है कि how to go by it. So I picked up the subject which I thought कि I would like reading it. So for example, I started with Lakshmikant in polity. So always pick up the first subject according to your own ease, कि आप कैसे psychologically एक boost मिलना चाहिए. Like initial आपका momentum इतना build up हो जाए तो आप वैसे अपना optional choose कीजिए. For example, अगर किसी को geography पसंद है तो वो geography NCERT से शुरू करे. Like Lakshmikant is good for polity. Next, I started with geography.
तो ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी, तो मतलब हमेशा फाउंडेशन से शुरू करके देन यू बिल्ड इट अप। फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट विद हिस्ट्री, आई थिंक माय थर्ड सब्जेक्ट वाज हिस्ट्री, अगर मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करूं, तो हिस्ट्री में मैंने आई थिंक लाइक हम हर एक तैयारी को फेजेस में बांट सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम। सो हिस्ट्री अगर कोई उठा रहा है सबसे पहले तो वो पढ़ेगा एनसीईआरटी, बेट तमिलनाडु, ओल्ड न्यू हिस्ट्री, इट डज नॉट मैटर, बस आपको एनालिसिस करना है उसका और नोट्स बनाने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है आप दूसरी बुक उठाइए, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा। देन अगर आपके पास टाइम है तो आप थर्ड लेवल पे भी जा सकते हैं, लाइक मेरा इस नेक्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने थर्ड लेवल तक भी मैं पहुंच गई थी। You can add some nuggets from Plassey to Partition by Shekhar Bandyopadhyay. That is totally optional. So that way, have a very graded approach to each and every subject. और इस graded approach के अंतर्गत जब आप notes बनाएंगे, वो भी graded approach होने चाहिए. So notes के लिए I had a rule of 10 for notes during my initial phase only. So उसमें क्या है कि अगर मैंने 200 pages की book पढ़ी है, I will make the notes not more than 20 perhaps, 20 pages. अब मैंने 20 पेजेस की जब मैंने 3-4 बार रिवीजन कर लिए, सो दीज नोट्स विल कम डाउन टू 2. सो यू सी वी हैव कम डाउन फ्रॉम 200 टू 20 टू 2. सो दिस आई कॉल द रूल ऑफ 10. तो इस ग्रेडेड अप्रोच और रूल ऑफ 10 आई थिंक इट वाज द क्रक्स ऑफ माय मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स प्रिपरेशन. यस, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, मैम ने बहुत ज्यादा अच्छी चीजें आपको बताई हैं. देखो, ये क्वेरी बहुत कॉमन रहती है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो नोट्स कैसे बनाएं और नोट्स को कंडेंस कैसे करें. तो मैम ने आपको रूल ऑफ 10 बताया, सीधा ही बाय 10 कर दिया. 200 पेज से 20 पेज, 20 पेज से सीधा ही 2 पेज. अब दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि 200 पेज की चीज को 2 पेज में कंडेंस कैसे किया होगा. रिवीजन के थ्रू, और सिर्फ वो अल्टीमेटली सिट्टा निकाल लेना, अल्टीमेटली वो चीजें निकाल लेनी जिसको पढ़ के मुझे बाकी चीजें याद आ जाएंगी और मैं वहां पे एग्जाम में अटेम्प्ट कराऊंगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो. तो रूल ऑफ 10 बहुत ही अच्छा एक अप्रोच है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. मैम एक और चीज प्रॉब्लम ये आती है कि लेट्स से मैं लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ या फॉर दैट मैटर मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ और मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि 200 पेजेस के अंदर से 20 पेज मुझे कौन से नोट्स बनाने हैं. तो मुझे तो नहीं पता कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो मुझे तो हर चीज इंपॉर्टेंट लगेगी एज अ न्यू एस्पिरेंट. तो मुझे फिल्टर कैसे लगेगा कि मैं कौन सी चीज छोड़ू, कौन सी चीज के नोट्स बनाऊं. तो आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग पे थोड़ा सा बताइए आप. सो मेनी ऑफ द पीपल से कि पहले आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लिए. मैंने भी यही कोशिश किया था, पर मुझे उससे ज्यादा मुझे बेनिफिट नहीं मिला, बिकॉज एज इट इज मेरा फाउंडेशन ही नहीं था. तो अगर मैं एक पेपर देख भी लूं तब भी इट ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाती है कुछ से. सो फर्स्ट लाइक आई रेड लक्ष्मीकांत, तो जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव, आई मेड द नोट्स फ्रॉम दैट. Doesn't matter if it was 200 pages, 100 pages, जितने भी pages हैं, first reading में जितने मुझसे notes बने. Then I picked up I revised them. Then I picked up the MCQs, जो previous year हैं, and MCQs से मैंने reverse engineering की to see if my notes are sufficient. So for example, अगर मेरा कोई attorney general पे question है, तो क्या फिर मैंने उसका रिवर्स करके देखा अपने नोट्स में कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आंसर हिंट है वो मेरे नोट्स में है. Then I used to revise Attorney General again. So that way आप reverse engineering करते जाइए, because MCQ is a very vast ocean and जितने भी आप कर लो कम है, but it would be incomplete अगर आप question के बाद उसकी reverse engineering नहीं करते. So when you do reverse engineering, you automatically get to know कि आपके notes में कुछ incomplete था, complete थे, or if you are on the right track. So doing MCQs and correlating my notes to them was my funda to see whether I'm on the right track. राइट, तो आपने नोट्स को वैलिडेट कर लिया क्वेश्चंस के थ्रू. पहले नोट्स बना लिए, फिर उनमें एडिशन भी कर दी थ्रू एमसीक्यूज, उनको वैलिडेट भी कर लिया थ्रू एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए, लाइक वन कैन यूज स्टिकी नोट्स और पेन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, बट अपने वो सेम ही रखें. Thus I would recommend. नहीं तो वो पेजेस एंड इन द एंड यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, एफर्ट एंड पेजेस अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पा रहे. राइट. और मैम कई एस्पिरेंट्स ऐसे करते हैं कि हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हम बुक्स के अंदर ही मार्क कर लेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना, जिस तरह आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपकी आदत रही है, आपको नोट्स बनाए बिना मजा नहीं आएगा. पर कई एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि यार नोट्स बनाने पड़ेंगे, पहले इतनी सारी किताब पढ़ो फिर उसके नोट्स बनाओ. तो एक काम करते हैं, हाइलाइटर लेंगे फैबर कैसल के अलग अलग कलर के, उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे. तो कौन सी अप्रोच, दोनों अप्रोच का ठीक रहती है जो बुक्स के अंदर अंडरलाइन करते हैं? देखो, एक चीज होती है पढ़ना, आई थिंक दूसरा चीज होता है यूपीएससी में इतना कंपटीशन है, तो इसमें जिस बंदे का साइकोलॉजिकली वो
कंफर्टेबल नहीं है वो नहीं क्रैक कर पाएगा, स्पेशली फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स से एक दिन पहले मोस्ट ऑफ द पीपल गो इनटू अ पैनिक मोड, देन व्हाट विल यू रिवाइज? जब आपके सामने वो इतनी मोटी बुक पड़ी होती है vis-a-vis वो कंसोलिडेटेड थोड़े से नोट्स, देन यू ऑटोमेटिकली नो कि किसका साइकोलॉजिकल बूस्ट ज्यादा होगा. सो नोट मेकिंग इज वन स्टेप, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज रिविजन. एंड रिविजन आपके द ब्रेन ऑल्सो गेट्स अ सिग्नल कि इतनी मोटी बुक पढ़नी है, तो वो नहीं हो पाएगा इन द एंड. दिस इज एटलीस्ट माय एक्सपीरियंस, and as a medico also and as a UPSC aspirant also, that one should always go for notes for revision, not only for prelims के लिए चलो काफी दिन भी हैं अगर मान के भी चलनी है, but mains के लिए जब back to back consecutive days पे एग्जाम होना है तो उसके लिए rule of 10 will come handy. This is guaranteed. Right. तो आई थिंक इनिशियल मेहनत की हुई बहुत काम आने वाली है, बाद में शुरू में मेहनत तो ज्यादा नोट्स बनाने में, और वो बाद में बहुत ज्यादा काम आती है. मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार ये चीज बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन वाले दिन जो आपकी चाल है ना, उससे डिसाइड हो जाता है कि आपका पेपर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा. बिकॉज अगर आपने रिवीजन कर रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, तो आपकी चाल में कॉन्फिडेंस होता है. आपको पता है कि हम हेड्स ऑन पेपर को ले लूंगा. ये तो आपको अंदर से पता होता है कि मैंने रिवीजन तो नहीं करी है, मेरा पेपर नहीं होने वाला, मैं तो मुंह उठा के बस आया हूँ पेपर देने, है ना. ठीक है मैम. अच्छा मैम, एक और चीज मुझे बताइए कि जैसे आपने ऑप्शनल मेडिकल साइंस चूज किया, तो कोई भी ऑप्शनल कोई भी इंसान जब चूज करता है, एस्पिरेंट चूज करता है और वो तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको तैयारी ऑप्शनल प्लस जीएस दोनों स्टार्ट पैरेलल में करने चाहिए, या सिर्फ उसको पहले जीएस करने चाहिए, कुछ टाइम ऑप्शनल बाद में करना चाहिए, या पहले ऑप्शनल करे फिर बाद में जीएस करे, कैसे करना चाहिए? और मोस्टली जो कैंडिडेट्स वर्किंग है स्पेशली उनके लिए कि उनको कैसे करना चाहिए? सी जो एग्जाम का प्रोसेस है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ स्टडी की जरूरत होती है, एंड 1 ईयर इज द होल एग्जाम प्रोसेस. और जो ये 1 ईयर ऑफ स्टडी है बिफोर द एग्जाम प्रोसेस, ये एग्जाम प्रोसेस शुरू होता है प्रीलिम्स से. सो बिफोर प्रीलिम्स ऑप्शनल को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एक तो अब इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट आप साइकोलॉजिकली भी नहीं उठाते ऑप्शनल को, कंसिडरिंग ऑप्शनल डज नॉट कम इन द प्रीलिम्स. फॉर एग्जांपल अभी जो बच्चे बैठे हैं नेक्स्ट अक्टूबर 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे होंगे. So it is better that during that first year of your preparation you start optional from the very beginning itself, ताकि prelims तक at least हमारा एक बार तो revision हो ही जाए optional की along with the notes that you formed. So I started my optional medical science on the day 1 itself जब मैंने general studies की. Also I think it becomes very monotonous if you read the same subject the whole day. So in order to break down the monotony as well, तो मैं ऑलमोस्ट रोज 3 घंटे अपने ऑप्शनल को देती थी along with GS. And in GS also I started with 2 subjects simultaneously. That is totally up to the students' call. But मुझे थोड़ी monotony break करनी होती थी रोज. So I started with 2 GS subjects, say 3 hour each of history and geography, and 3 hours of optional along with other stuff if required. Right. तो जो लोग मैम वर्किंग है उनको कैसे करना चाहिए? बिकॉज उनके पास मुश्किल से 2 से 3 घंटे रहते हैं और लेट्स से वो 2021 टारगेट कर रहे हैं, तो उनको कैसे करें? वो भी पहले ऑप्शनल करें और बाद में जीएस करें? Depends upon the background. If their optional is totally new to them, for example अगर कोई मेडिको है, वो डॉक्टर है, तो वो हैंडल कर लेगा बिकॉज स्किल्स भी वही टेस्ट हो रहे हैं उनके रोज, तो वो चाहे बाद में कर ले, एंड दे शुड गेट अ किक स्टार्ट बाय स्टार्टिंग द जीएस प्रिपरेशन. पर जिनके बैकग्राउंड से बिल्कुल ही अलग है ऑप्शनल, आई थिंक उनको साथ में ही स्टार्ट कर देना चाहिए. लाइक यू कैन ऑलमोस्ट गिव 1/3 ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम टू ऑप्शनल इनिशियली, ताकि एक बार ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए ना, then you can start decreasing the time that you are devoting to your optional and start increasing the time that you are devoting to GS with respect to the mock test. पर एक बार ऑप्शनल खत्म करके साइड पे रख देना चाहिए ताकि हो जाए कि हो गया है, बाद में बस रिवीजन ही करनी. राइट, थैंक यू मैम. अच्छा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मेन से रिलेटेड है. जैसे कई स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनफैक्ट, जो मेंस आंसर राइटिंग से भागते हैं कि चलो पढ़ लेते हैं, आंसर तो लिख देंगे बाद में जाके. पढ़ने पे ध्यान रखते हैं, आंसर राइटिंग पे ध्यान बहुत कम रखते हैं. या पेपर में कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है और वो यूपीएससी मेंस में फर्स्ट टाइम जाके आंसर लिख रहे होते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उनको आंसर राइटिंग शुरू से स्टार्ट कर लेनी चाहिए या उनको प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए? बिकॉज मेन आंसर राइटिंग अपने आप में बहुत बड़ा टास्क बन जाता है एस्पिरेंट्स के लिए. So answer writing ka, as you said, ki writing the first answer on the D-Day itself, I think it would be a great blunder and you're just wasting your attempt. So I won't say कि start answer writing on the first day itself, क्योंकि एक foundation की जरूरत है. नहीं तो आप वही कर रहे हो, cut copy paste from internet, वो कर लिया, वो नहीं चीज करनी.
हैव अ सॉलिड फाउंडेशन, लाइक एटलीस्ट 2-3 महीनों की तैयारी मिनिमम होनी चाहिए टू स्टार्ट राइटिंग योर ऑप्शनल, टू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स. तो 2-3 महीने की तैयारी करके देन यू स्टार्ट पिकिंग अप द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वन कैन नॉट बी अ मास्टर ऑन डे वन इटसेल्फ, तो ऐसे नहीं डिमोटिवेट नहीं होना. और ना ही कई टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज अपलोडेड होती हैं उनको आपने डाउनलोड कर लिया एंड जब आपने आंसर राइटिंग शुरू की तो कई बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हमारा आंसर तो ऐसा है नहीं, विल नॉट बी एबल टू क्रैक. तो ये नहीं सोचना, बिकॉज यू डू नॉट नो द जर्नी एंड द प्रोसेस which that topper went through. तो ये कंटिन्यूस अपहिल जर्नी ही होती है आंसर राइटिंग की. सो आफ्टर 3 months आई वुड से, आफ्टर क्वार्टर ऑफ अ ईयर कह लो आप, उसके बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कीजिए और किसी से इवैल्यूएट कीजिए जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो. एंड देन यू गो बाय इट. फर्स्ट राइट योर ओन आंसर, डोंट स्ट्रेट अवे कॉपी इट फ्रॉम द इंटरनेट. अपने नोट्स में से पॉइंट्स निकालिए, फॉर्म अ कंसोलिडेटेड आंसर एंड डू नॉट वरी अबाउट द टाइमिंग. जब आप पहले फ्यू आंसर्स लिख रहे हैं, पहले मान लीजिए 50 आंसर लिख रहे हैं, तब भी आपको आंसर टाइमिंग का वो कुछ देखना नहीं है. अगर 1 घंटे में भी एक आंसर हो रहा है, वेल एंड गुड, क्योंकि ये जो बॉडी फ्रेमवर्क होता है आंसर का, वही समझने में कई बार टाइम लग जाता है कि स्टार्टिंग कंक्लूजन जो बॉडी है वो कैसे लिखनी है. सो डू नॉट केयर अबाउट द टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू आंसर्स, जस्ट राइट. And then when you progress on to the next level, then start writing multiple answers in a limited period of time. And then when you come to the third level, then start writing the answer with a watch in front of you, timed. For example, what I used to do was in my mains exam, हमेशा मेरा mains exam में 5 to 7 minutes in the end बच ही जाते थे. Because मैंने ये रखा हुआ था कि 6.5 minutes के बाद my pen would automatically go to the next answer. तो इस ट्रेनिंग के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं तो कई बार दिल ही नहीं मानता कि अभी कंक्लूजन नहीं हुई, व्हाई शुड आई स्किप टू द नेक्स्ट आंसर. तो दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग. एंड जितना आप लिखेंगे उतने ही आपके कह लो हैंड के मसल्स डेवलप होंगे और उतना ही आपको द पेन विल डिक्रीज इन द पेपर. एंड देयर इज अ थिंग, एक मेमोरी बन जाती है आपके हैंड और आपके ब्रेन में, वो जो कनेक्शन होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेंस का एग्जाम इतना ग्रूलिंग होता है because you are giving 2 exams consecutively that when you're writing the conclusion of one answer, your hand should be on that answer and your eyes should literally be on the question which is being asked. Yes. So that comes only with practice. Right. तो मैम देखो, आप सबके सामने एक साइकोलॉजिकल वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रही है, बिकॉज ये एग्जामिनेशन सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी बहुत सारी ट्रेड्स चेक कर देगा. आप कितना मेहनत कर सकते हो, आप कितना तेज आंसर लिख सकते हो, आपकी हाथ की मसल्स कितनी स्ट्रांग है, बहुत सारी चीजें टेस्ट कर देगा. आपका कॉन्फिडेंस कितना है अपने आप को लेकर, बहुत सारी चीजें टेस्ट करते हैं. अच्छा मैम, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा तंग करता है, विच इज करंट अफेयर्स. अब यूपीएससी अगर ओशन है तो करंट अफेयर्स उस ओशन के अंदर एक और ओशन है ना. तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आना चाहिए. और करंट अफेयर्स के बहुत मल्टीपल सोर्सेज हैं. द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस तो एक तरफ रह गया, कंपाइलेशंस है, विजन का बहुत फेमस है, इनसाइट्स का बहुत फेमस है, हमारी भी टेस्ट सीरीज है, हमारी भी डेली वीडियो है. क्या होना चाहिए राइट अप्रोच करंट अफेयर्स को लेकर? करंट अफेयर्स के स्पेसिफिकली नोट्स कैसे बनाने चाहिए, प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ? See, there can be multiple approaches, but the way I followed it, I was confident about my current affairs portion because पहले तो religiously following the newspaper. तो newspaper is always number 1 in the chronological order. One can follow either the Hindu or the Indian Express, जिसमें भी हम comfortable हैं. However, इसके साथ भी एक caveat है. कई aspirants 2 से 3 घंटे भी लगा देते हैं न्यूज़पेपर पे, तो आपकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिल्कुल ही टॉपसी टर्वी हो जाती है. So not more than 45 minutes to 1 hour should be spent upon the newspaper. Newspaper में भी आपको वही करना है, speed reading करनी है. You should know the UPSC syllabus कि इसमें से ये पूछ सकते हैं. And एक और टिप मैं देना चाहूंगी, it's a very practical tip, but very few of us actually take care to realize it and implement it. So mostly aspirants, काफी aspirants का ये होता है कि वो बोल बोल के अपने नोट्स पढ़ते हैं. जैसे मैं भी अपना बोल बोल के रिवाइज करती थी, थोड़ा याद करने में हेल्प टू मेमोराइज इट होता है. बट नेवर डू दिस विद न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में आपको डबल टाइम लगेगा अगर आप बोल बोल के करोगे. सो जस्ट स्किम थ्रू द न्यूज़पेपर, टेक डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नो नीड टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड. अपना जो हमारा एक इंटरनल मोनोलॉग चल रहा होता है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, एनालिसिस करते हुए, उसको भी आप स्विच ऑफ रखो. 45 मिनट्स में अपना न्यूज़पेपर करके उसके करंट अफेयर्स आपने कंसोलिडेट करके रख लिया. अब ये करंट अफेयर्स बनाने कैसे हैं न्यूज़पेपर से?
इसके लिए भी I followed the hyperlink method. For example, if there is something related to Kaziranga in the newspaper, environment को लेकर या science and tech को लेकर, then I'm not just reading Kaziranga. I'm reading about mini Kaziranga also, that is Pobitoda. Then after Pobitoda, I'm going on to हमारी rhino vision क्या है, हम rhino concentration density कहाँ पे है, इंडिया में ही endemic है, उनका IUCN status क्या है, ऐसे. अब ये हो गया हमारा environment का. अभी इसी को अगर मैं art and culture पे extrapolate करूं, अगर खाजुराहो पे कुछ आ रहा है, तो it's not just खाजुराहो, it's also बुंदेलखंड, बघेलखंड. तो ज्योग्राफी भी मैं इसमें कोलैब करती हूँ. उसके बाद है कि यू फॉलो द हाइपरलिंक अप्रोच. फॉर एग्जांपल आपने अगर इंटरनेट पे कुछ सर्च किया है, खाजुराहो के साथ ही आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस आएंगे मिनी खाजुराहो एंड लिटिल खाजुराहो के, विच आर मार्कंडेश्वर टेम्पल एंड भंडदेव टेम्पल इन राजस्थान. तो वो भी आपके ऐसे. तो आपके जो करंट अफेयर्स हैं, इट शुड नॉट बी अ सिंगल एस्पेक्ट व्हिच हैज बीन गिवन इन द न्यूज़पेपर. एक कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट होना चाहिए. इससे क्या होगा, अगर आप इसी को फॉलो करते रहेंगे आफ्टर 6 months, तो 7th month में फॉर एग्जांपल अगर भांडदेव टेम्पल राजस्थान के बारे में कुछ आ रहा है, तो आपके नोट्स बने हुए हैं, आपने उनको रिवाइज किया हुआ है, तो एक आपको पता है कि आपके नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव है, तो योर करंट अफेयर्स कॉपी बिकम्स द होलिस्टिक सोर्स इन इटसेल्फ. सो दैट इज द वे आई यूज्ड टू मेक माय करंट अफेयर्स. एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के मैं पढ़ती थी. दूसरा ये है कि फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट्स. वन कैन फॉलो PIB also. And then thirdly, coming to the compilations which are given by the various institutes, yes, they are very helpful because वो काफी लोगों ने काफी sources से मिलके बनाई होती है, which an individual might not be able to. तो उस that are also very helpful. That are also recommended. That perhaps you can do it at the end of the month and just add them to your notes. मैम जो आपने अप्रोच बताई, हाँ प्लीज कंटिन्यू. आई एम सॉरी. हाँ जी. और उसका भी ये है कि ऐसे नहीं कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 12 महीनों के आपने नोट्स रखे हुए हैं जो साइनॉप्सिस हैं, उसमें से भी यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स ओनली इवेंचुअली इंस्टीट्यूट के साइनॉप्सिस से भी. राइट. तो मैम जो आपने हाइपरलिंक अप्रोच बताई, एक्सट्रापोलेट करने वाली अप्रोच बताई, वो एक स्टूडेंट को कैसे पता चले कि मुझे कहाँ पर रुकना है? बिकॉज एक्सट्रापोलेट करते लिंक तो बनता जाएगा, कहीं पर रुकेगा ही नहीं वो जाके. तो मुझे कहाँ अपने आप को रोकना है? तो जब हम ये हाइपरलिंक अप्रोच करते हैं, देन इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट IUCN और इफ यू टॉक अबाउट से WWF की बात कर ले, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल विकिपीडिया, जब आप स्किम थ्रू कर रहे हो, रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स ओनली. फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. अब सिर्फ अगर इंडेक्स आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर भी क्लिक कर लोगे, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पे भी आगे पढ़ लोगे. तो एक मतलब एक ओवरव्यू लेना है कि बस लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है, जस्ट लर्न द इंडेक्स, ठीक है. डेट फॉर नेचर स्वैप है, इतना है. उसके आगे हाइलाइटेड टेक्स्ट होगा, मॉर्जेस मैनिफेस्टो, बस इतना पढ़ना है. मतलब ऐसे नहीं कि आप रिपोर्ट को भी और अगर इंटरलिंक कर रहे हो ये. सो इसके लिए जनरली आई फॉलोड द अप्रोच कि अगर मुझे 2 से ज्यादा हाइपरलिंक खोलने पड़ रहे हैं, देन आई यूज्ड टू स्टॉप कि हाँ कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में आ जाएगा. मोर देन 2 आई डिडंट यूज्ड टू. राइट. अच्छा मैम, एक मैं क्वेश्चन जो लोग चैट में डाल रहे हैं वहां से ले लेता हूँ. इसमें एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मेंस के अंदर कुछ टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि प्रीलिम्स के अंदर भी हमें लगता है कि एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री छोड़ दो, आर्ट एंड कल्चर को ज्यादा ध्यान मत दो. मेंस के अंदर हो सकता है पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर एक आधा क्वेश्चन आएगा, चलो छोड़ दो. क्या ये अप्रोच ठीक होती है कि जो टॉपिक्स लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है या जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को ही छोड़ दो? ऐसा करना चाहिए? सी UPSC का प्रीलिम्स का आई थिंक मुझे ऐसा लगता था कि इट इज अ रेस जो मैं अपने साथ ही अपने अगेंस्ट ही लड़ रही हूँ. मुझे ऐसा था कि 105 110 मार्क्स तो बेयर मिनिमम लाने ही लाने हैं प्रीलिम्स में. आगे जाके मेंस में क्या होगा, इतना कंपटीशन होगा कि एक एक नंबर पे सर्विसेज, अपने आपका स्टेट कैडर सब कुछ लिखा है. तो देयर इज नथिंग सच एज इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट. आप खुद ही पहले मतलब यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव इफ यू यूज द वर्ड इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट. अगर UPSC ने सिलेबस में दिया है तो ऑलरेडी उन्होंने कंसाइज करके सिलेबस दिया एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड इट. उसमें से भी अगर हम प्रायोरिटी वाइज करना शुरू कर देंगे तो वो गलत बात होगी. सो अगर हमें कुछ चीज लग रही है कि नॉट इम्पोर्टेंट है, सो व्हाट आई कैन सजेस्ट फॉर दिस इज, फॉर एग्जांपल फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, I used to devote about 15 to 20 minutes of my day. सोने से पहले अगर आपको लग रहा है इतना ही वो नॉन इम्पोर्टेंट है, तो 15 to 20 minutes before you go to bed, you read that topic. तो 15 to 20 minutes करते करते ऐसा होगा कि 2 हफ्तों के बाद आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया खत्म हो जाएगी.
So I was an avid reader. So this is one of the things that you can do if you feel it is so low on your priority list and you do not want to waste, say, your early morning hours ऐसी चीजों पे. So you can, और इससे होगा कि 2-3 महीनों में आपका ये छोटे वाले टॉपिक सारे खत्म हो जाएंगे. पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया. And I was an avid reader, so I read India After Gandhi, though I'm not suggesting this to anybody because it is a big volume in itself. And प्रधानमंत्री सीरीज भी है टीवी पे अगर किसी को वो देखनी है. But to each his own. तो मैं हमेशा ये करती थी कि 15-20 minutes I was in a habit of reading a non-fiction book. So I used to read India After Gandhi. तो एक बार ऐसा हो गया कि मेरी पूरी बुक खत्म हो गई and I was very well versed with post-independence India. So that way you have to follow your own approach. But मुझे ये ठीक लगता है कि रात को अपने आप 10-15-20 minutes रात को उस टॉपिक को. राइट मैम, थैंक यू. अच्छा मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत कॉमन क्वेरी, एनसीईआरटीज. अब कई लोग सजेस्ट करते हैं कि 6th to 12th करने की जरूरत नहीं है, आप 11th 12th कर लो, बहुत है. कि 6th वाली चीज क्या पढ़ोगे, बहुत छोटी क्लास की एनसीईआरटी है, चीजें रेपिटेटिव हैं, बाद में कवर हो ही जाएंगी. और आपने अल्टीमेटली लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी रेमेसिंग पढ़नी ही है. एनसीईआरटीज को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देनी है आपके हिसाब से? यूपीएससी में प्रीलिम्स एंड मेंस कंबाइंड एनसीईआरटीज की क्या इंपॉर्टेंस है? See, the importance of NCERTs, it is not universal in the sense कि हर एक बंदे का अपना अपना यहाँ पे अपना फाउंडेशन है, अपना बैकग्राउंड है, ग्रेजुएशन हर एक की अलग अलग है. So you have to take an individual approach. For example, मेरा साइंस एंड टेक का बैकग्राउंड है, I mean साइंस बैकग्राउंड है, मेडिकल साइंस था. तो मैंने साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की आई डिडंट रेफर टू सच 6th या फिर 6 to 10th का मैंने इतना रेफर नहीं किया. Perhaps मैंने 10th की बुक and few selected chapter from 11th मैंने किए होंगे साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के. So that was my approach. And इकोनॉमी का हो गया, तो इकोनॉमी मुझे करंट अफेयर्स में से समझ में आ गई. सो आई थॉट कि एनसीईआरटी मैं नहीं पढ़ूंगी. बट फॉर हिस्ट्री, फॉर ज्योग्राफी, which required थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग एंड concept building, because UPSC is not asking directly. हमेशा किसी concept के around है, तो वो concept तभी clear होगा if we know it from the very basics itself. So for such subjects like history and geography, I did refer to the junior classes books, say 9th, 10th, to have a good chronology, because NCERT में कई बार क्या होता है कि chronology उनकी पिछली क्लास से शुरू हुई होती है. So I read from 9th, 10th. But then again, you have to form your own study plan. Like मैंने अभी science and tech and environment का कहा, जो आपको चीज नहीं समझ में आ रही है, जो जिसके concepts you want, तो आप उसकी of course you can start reading the NCERTs from say 7th or 8th. But otherwise, अगर आपको समझ में आ रहा है and you are able to do the MCQs, then you directly jump onto the bandwagon like I did with science and tech and environment. So it has to be a very individual approach. Book list जब आप बना रहे हैं या कहीं से कॉपी कर रहे हैं किसी टॉपर की बुक लिस्ट, then do not tape it blindly. You have to have your own study plan and own book list. Right. अच्छा मैम, जैसे प्रीलिम्स और मेंस में मोस्टली चीजें ओवरलैपिंग है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आईआर वगैरह. लेकिन जीएस 4 का जो पेपर है, एथिक्स का पेपर है, वो कहते हैं कि उसकी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं है, ऐसा सुनने को आता है. एस्पिरेंट्स को लगता है कि ये तो जनरल सा सिलेबस है, एथिक्स का मतलब क्या है, वैल्यूज का मतलब क्या है, तो हम लिख ही आएंगे जाके एथिक्स. और जबकि ये पेपर ऐसा है जो हाईली स्कोरिंग भी है, जिसके अंदर मेक और ब्रेक हो सकता है, जैसे ऐसे राइटिंग है वैसी एथिक्स भी है. तो एथिक्स की तैयारी स्पेसिफिकली जीएस पेपर 4 की एस्पिरेंट को कैसे करनी चाहिए? क्या सोर्सेज हैं उसके लिए? बिकॉज बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है. So ethics के लिए first of all is the newspaper, and second is any book that you want to refer to, lexicon होगी या any book, or any synopsis by an institute, and third is the internet. So first I come to the newspaper. Ethics का ना newspaper में कुछ भी directly नहीं दिया होता. Just keep your eyes open when you read the newspaper. फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा है, सबने वो तो कॉपी कर लिया होगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी है हर डिस्ट्रिक्ट में, ये किया वो किया, बिकॉज किसी हेल्थ आउटब्रेक पे क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी में. बट नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस टू योर पेपर. अभी दिल्ली का क्या चल रहा है कि पोस्ट कोविड जो काउंसलिंग केयर, जो पोस्ट केयर क्लिनिक्स हैं वो है. सो इफ यू राइट दिस पॉइंट in any case study, it will definitely fetch you marks, because everybody thinks about the management कि हाँ manage कर लिया, कोई भी problem, not just health but any problem, be it कोई education की problem दी है, कोई corruption की problem दे रखी है case study में, तो हम management तक ही जाते हैं. But efficient and best effective solution क्या होता है कि आप उसको you stretch it beyond management.
तो अगर आपके कुछ केस स्टडी में ऐसे लिखा है पोस्ट मैनेजमेंट या कुछ ऐसा करके, तो इट एड्स ब्राउनी पॉइंट्स. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हमने सिर्फ मैनेजमेंट तक नहीं, हम पोस्ट मैनेजमेंट एस्पेक्ट के लिए भी वी हैव टू कीप आवर आईज ओपन व्हेन वी आर रीडिंग द न्यूज़पेपर. फॉर एग्जांपल कोविड का यही हो गया कि पोस्ट केयर क्लिनिक्स, काउंसलिंग, मेंटल रिहैबिलिटेशन एंड ऑल. तो दिस इज द न्यूज़पेपर एस्पेक्ट. Second aspect is the actual making of the notes of the paper one of the first part of ethics, जहाँ पे हमारे questions आते हैं, not case studies. इसके लिए you keep the syllabus with you, take one topic of take one value for instance, and then you have an A4 size sheet for that topic. Try to incorporate a definition which has been written preferably in your terms, be it from a book, कोचिंग क्लास के सिनॉप्सिस हो गया या फिर इंटरनेट से. फॉर दिस आई टुक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. तो आई यूज्ड टू सर्च फॉर द वर्ड. काफी डेफिनेशंस आएंगी, बट सिलेक्ट द डेफिनेशन जो आपके अकॉर्डिंग आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे एग्जामिनेशन में, बिकॉज इवेंचुअली दे आर नॉट आस्किंग यू द डेफिनेशंस डायरेक्टली. दे डू समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज, बिकॉज कई क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे होंगे. सो अगर हमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, अपने वर्ड्स में हमने डेफिनेशन लिखी हुई है अपनी इस A4 साइज शीट में, we'll be able to reproduce it in the paper itself. कहीं घुमा फिरा के वही डेफिनेशन हम किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्शियंस था, तो आई डिड नॉट कॉपी द डेफिनेशन विच वॉज गिवन इन द स्टैंडर्ड बुक्स. आई कॉपीड इट समवेयर ऑफ द इंटरनेट. 2-3 डेफिनेशंस को मिला के अपने वर्ड्स में मैंने वो लिख ली थी. नाउ दिस डेफिनेशन कुड बी पुट इन एनी एंड एवरी आंसर, बी इट द एसे ऑल्सो. So essay में there was this topic courage and dedication, something on those lines. तो जो मेरे ethics के notes बने हुए थे, 1 page of courage and 1 page of dedication. So out of those 2 pages मैंने अपना essay भी लिख लिया, just because I had written those 2 pages in my own words. Next comes the अपने definition तो copy कर ली है, अपने points भी बना लिए हैं. Examples, I think they are the cornerstone of any ethics paper. अगर example नहीं है, I don't think that the answer is incomplete at all. 1 or 2 examples. So examples के लिए instead of writing the usual examples, follow the newspaper जिसमें से आप examples उठा सकते हो. And I also followed websites like the Better India. So Better India में best case studies दी होती हैं, which are different, which add a streak of innovation to your paper. So I copied from there. Also one can follow नीति आयोग ने एक बहुत ही अच्छा compendium निकाला है, case studies across the states and union territories of India का. It's available on the website itself. So one can note that down. No need to read the whole document. Their index is very precise. So from the index itself, they have divided it into education, best case study, health, best case study. Just copy the case study, and then you can Google search it whenever you have time here and there, whenever you are taking breaks. So I used to do that. And this way I could easily tackle ethics. But at the same time, ethics में I think 1, 2, 3 papers से भी ज़्यादा speed चाहिए होती है ethics करने के लिए, because case studies are very extensive. So for that also, you should practice plenty of case studies, in the sense that whenever somebody sees a question, so don't start writing from the word go. Take a pause, make a mental mind map कि मैंने इस chronology में management करनी है. For example, अगर जिसकी हमने पहले बात की थी post management, अगर हम post management हमारे दिमाग में है कि हमारे पास बहुत अच्छा brownie point है, यही लिखना है पेपर में, अगर इसको हम पहला point बना लेंगे, it will not seem very logical. So you have to go by the chronology and put this in the end. For example, अगर कोई security, unity वगैरह कुछ लेकर related है, तो वो आपका हमेशा पहला point ही होगा. So take a pause and make a mental map. एक mind map बनाना बहुत जरूरी है when it comes to ethics, and generally this mind map can be reproduced in each and every case study. So you cannot do this in the actual condition. ये पहले का ही बना होना चाहिए. So have a good practice. Even if you're not practicing ethics के question, practice ethics के case studies at least. राइट. तो मैम ने बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से आपको बताया कि हमने जीएस पेपर 4 की कैसे तैयारी करनी है. राइट. चलिए मैम, एक अगला क्वेश्चन अगेन बहुत कॉमन क्वेरी है कि ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि अगर जब तक मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा तब तक मेरी यूपीएससी की तैयारी नहीं होगी. और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चीज खाती रहती है अंदर से कि मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ, या मैं दूर हूँ दिल्ली से, मैं जा ही नहीं सकता. अभी तो वैसे भी कोविड का टाइम है, मैं जा नहीं सकता. या मैं वर्किंग हूँ, मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, मेरी कुछ डिफिकल्टीज है, कंस्ट्रेंट्स है, मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहता और मुझे दिल्ली नहीं जाने का मेरा पॉसिबल हो सकता सिनेरियो. तो क्या दिल्ली से ही तैयारी हो सकती है, या दिल्ली ही क्या एक ऐसी जगह है, या क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब जनरल फिनोमेना कोचिंग इंस्टीट्यूट का बन गया है ना, कि क्या जो एस्पिरेंट्स यहाँ नहीं पहुंच सकते या शायद क्वालिटी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
उनके लिए क्या तैयारी हो ही नहीं सकती है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? See, like we discussed earlier, मुझे इस एग्जाम में सिर्फ पढ़ना नहीं था. I wanted to have that bent of mind also, in which I am very cut off from the things that are happening around me. I was very disaffected by any results, etc. तो पहली बात है कि आपका mental comfort बहुत होना चाहिए. Second, emotional support was very important for me. So what my family could provide me with respect to not just resources, but with respect to the emotional support, that was very important for me. Rather मेरा तो ये mindset था कि अपना दिमाग और अपने emotions सही जगह रखने हैं मुझे, चाहे मुझे एक अटेम्प्ट लगे या 2 अटेम्प्ट भी लगे घर पे बैठ के अगर मैं तैयारी कर रही हूँ. That way it was very important for me. Moreover, when I think personally experience भी मेरा यही है कि जब आप घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, then तो you don't need to take care of the extraneous things, and plus you are very protected from the naysayers around you, क्योंकि जब आप एक झुंड में जाके पढ़ाई कर रहे हो so to say, तो आपको कई naysayers भी होंगे कि नहीं हो सकता, वो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, etc. Plus there will be a huge barrage of resources, barrage of notes which are actually not required. So you will start self-doubting yourself. So in order to prevent this self-doubt and to have that emotional support always, I decided कि मैं घर से ही बैठ के तैयारी करूंगी, because I was working in the non-government sector and I could have easily pushed forward to Delhi and worked there as well in any capacity while studying. But this was my prime aspect कि आप एक तो naysayers से दूर रहो. When there are so many students around you, there will be energy vampires, I like to call them. They will suck out the energy and आपके पास जो efficient productive time होगा वो बहुत कम होगा. So for this was my reason. So I think technical से ज़्यादा हम कई बार we make the exam less technical and more emotional. तो I thought कि मेरा technical aspect कम हो जाता, emotional aspect ज़्यादा होता had I gone to Delhi. But here I stayed at home and मैंने यहीं से तैयारी की, तो मेरा emotional aspect balanced रहा और मेरा technical aspect ज़्यादा रहा. Because at the end of the day I think हमें अपने standards high करने हैं, expectations low ही रखनी है. बाहर जाके क्या होता है कि आपके standards कहीं डगमगा जाते हैं और expectation भी काफी high हो जाती है, so you start losing the self confidence in yourself. Right. मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रीलिम से पहले कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कितने टेस्ट सॉल्व करने चाहिए, और मेंस के लिए कितने आंसर्स एटलीस्ट हमें लिखने चाहिए बिफोर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन? कितने क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए, कितने क्वेश्चन मेंस के लिए एटलीस्ट एक एस्पिरेंट को, सीरियस एस्पिरेंट को सॉल्व करने ही चाहिए? Okay. See, October 4 is fast approaching us. तो अभी तक एक एस्पिरेंट का ये होना चाहिए था कि बाय अगस्त एंड आपकी सारी रिविजन्स हो जानी चाहिए थी, नॉट जस्ट रिविजन बट मल्टीपल रिविजन्स हो जानी चाहिए थी बेसिक सब्जेक्ट्स की. एंड इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग द मॉक टेस्ट बाय नाउ, सितंबर इज द करेक्ट टाइम, एंड एवरी डे डू एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट करो, 200 क्वेश्चंस, because when you're sitting for the mock test, तब आपका generally 3 घंटे से हमारा कम में ही एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. So 200 questions per day should be the bare minimum coming this September. Like one paper you can do in the morning, one paper you can do in the evening, and then उसके hints पढ़ने को भी itself it takes around 1 to 1.5 hours when you're checking and reading the hints. So 2 papers at least the whole of September, that comes out to around 60 papers. But I think September से पहले ही, not to dishearten those candidates जिन्होंने अभी नहीं किए, but for 2022 attempt वाले also, कि आप अपने mock test पहले से ही देने शुरू कर दीजिए, like 2-2.5 महीने पहले. Why I'm saying this is that अगर आप अपने mock test दोगे 1 महीने पहले prelims की शुरुआत से, say these 60 mock tests if you give, 60 से आप ज़्यादा दे भी नहीं सकते अभी in September, then you will not be able to crack the formula you will be using in prelims. For example, some students attempt about 90 to 95 questions also in prelims. Personally, for me, what always worked, I had given many mock tests. मैंने in fact 60 mock tests जैसे सितंबर में दे दिए, इतने ही मैंने perhaps अगस्त में दिए होंगे 2 महीने पहले. So 120, 150 मेरे काफी mock tests मैंने दे दिए थे, especially in my first attempt. In my second attempt, I had become pretty much confident, तो automatically वो decrease हो गया था, and I had less time also, तो मैंने revision पे ज्यादा ध्यान दिया. मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑप्टिमम रेंज वेयर इट लाइज. सो माय ऑप्टिमम रेंज यूज्ड टू लाई बिटवीन 75 to 80. So I never used to attempt below this and never used to attempt more than this.
because sometimes it is not just the knowledge that matters, sometimes you get out of the race because of the number of negatives that you do. तो अपनी optimal range ढूंढिए. I think even if I'm taking the best possible situation, अगर आप सितंबर से भी आप करें तो at least 2 mock tests रोज दीजिए, 60 mock tests in total दे दो आप, and then you evaluate what is your range. After about 5 to 6 mock tests, you will get to know automatically कितने आपको range of question चाहिए. Then try it in the next 10 mock tests. So this is important. And coming to the mains aspect, मेंस के आंसर राइटिंग मैंने पहले भी बिफोर प्रीलिम्स भी कर ली थी थोड़ी बहुत ही, बट बिटवीन प्रीलिम्स टू मेंस आई जॉइंड अ टेस्ट सीरीज टू इवैल्यूएट माय सेल्फ, and do not think that you will complete the syllabus and then you will sit for the test series, because that actually never happens even an hour before you are sitting for the exam as well. So, because syllabus is that exhaustive and you will never know each and every question. You will have to write some questions from your rudimentary knowledge itself. So prelims के बाद immediately मैंने mains test series शुरू कर दी थी, say after 1 week, and I used to evaluate myself on the basis of that. And कई subjects थे जिसका I was very confident, so because of time issues and considering that my optional was very vast, उनके लिए I skipped answer writing. But for the other subjects, say like geography, जिसका syllabus कुछ भी पूछ सकते हैं, like out of the blue भी हो सकता है. For example, there was a question on dead zones last mains, so that comes only with practice, because कोई भी ऐसे question पूछेंगे, so you have to correlate different phenomena. And then like eutrophication इसके अंदर correlate हो जाएगा, तो eutrophication का diagram बना दिया. So that comes only with practice. So immediately after clearing prelims, nothing doing, कोई भी test series खुद भी join करो and start appearing for tests within the first week itself. And जिनके लिए time नहीं है, जिन कईयों के नहीं हो पाते, तो at least you do reverse engineering. So you sit for 1 test per week and एक और test की आप reverse engineering करो. That is, you study it from the hints. This is the bare minimum one should do if one is not able to write the whole test also. Right. मैम एक क्वेश्चन और आ गया, चैट पे पूछा गया, वो पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पूछना भूल गया था मैं. तो पर्सनालिटी टेस्ट से अगेन डर लगता है कई बार कि प्रीलिम्स कर लिया, मेंस कर लिया, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू में बोर्ड का क्या रवैया रहता है, बोर्ड किस तरह के क्या असेस क्या करना चाहता है, बिकॉज नाम में पर्सनालिटी टेस्ट है. So is it a test of your personality actually, or is it just another test of knowledge, just like mains? Okay, coming to the first aspect of your question कि जो बच्चों को डर लगता है कि कैसे करेंगे अगर प्रे या मेंस भी क्लियर हो गया. So one thing that I would like to tell you is that having myself reached the personality stage twice, and ये इसमें ये है कि like मुझे लगता है ब्रेन के हमारे doors हैं. See, when once you clear the prelims, तो प्रीलिम्स के एक दिन पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मेरा एड्रेस क्या है, तब भी मैं बोलती मुझे 4 ऑप्शन दो, मैं तब सॉल्व करूंगी. सो यू हैव टू कंडीशन योर ब्रेन दैट वे. ठीक है, तो ये हो गया 1 डोर जो खुलता है. तो मेंस के वक्त आप सिर्फ क्वेश्चंस लिखते हो, आपको कुछ नहीं याद रहता प्रीलिम्स का. देन मेंस के बाद एक ऐसा डोर खुलता है इन विच यू हैव, अगर आपका क्लियर हो जाए मेंस, आपके खुद में ही फर्स्टली आपका इमेंस कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि yes, I have this certain basic foundational knowledge, so I am capable of sitting for the personality test. Second, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, नेवर सेल्फ डाउट योरसेल्फ. मुझे ये लगता था कि यूपीएससी ने मुझे खुद समन लेटर भेजी है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, सो दे देमसेल्व्स हैव इनवाइटेड मी. ठीक है, आई एम देयर गेस्ट. सो ये है, तो इट इज जस्ट अबाउट अपना माइंडसेट आप कैसे कर रहे हो. थर्ड एस्पेक्ट is that it is truly not an interview, it is a personality test in itself, because they've already tested your knowledge. So whatever you're writing in your DAF will be the epicenter of your personality test. DAF can make or break your interview. For example, अगर किसी ने अपना DAF ज्यादा फैंसी करने के लिए कोई ऐसी चीजें लिख दी हैं जो बचपन में परहैप्स स्कूल में होती थी, जो आपने नहीं ज्वाइन की या फिर 1 साल करके छोड़ दी, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो जस्ट एलिमिनेट दैट. एंड फॉर एग्जाम्पल कई स्पोर्ट्स में मैं एक्टिव थी, कराटे वगैरह में. सो इनिशियली आई थॉट ऑफ राइटिंग इन माई ड्राफ्ट डैफ, मैंने वो लिख दिया था, बट देन आई रियली आस्क्ड माई सेल्फ कि मैं इसमें अभी भी कर रही हूँ. सो द आंसर वॉज नो. सो यू जस्ट हैव टू आस्क योर सेल्फ. सो आई चेंज्ड माई डैफ एंड रोट ऑल माई स्ट्रेंथ्स. सो दैट वे यू हैव टू carve out a DAF. You can never guess the question, but you can always sometimes lead them on with certain aspects. For example, personality test में आपको अपनी सारी senses open रखनी पड़ती हैं.
This time in the interview, Sir was explaining me, the chairman was explaining me something about women equity. There was no question, but towards the end, we had a friendly chat about women equity. So I was working with an NGO which was working for breast carcinoma. So जब आप बैठे हो तब आपको अगर आप डर के बारे में बैठे हो उधर तो आप ये इंटरलिंकेज नहीं क्रिएट कर पाओगे. So towards the end, I immediately told him, sir, can I add something to this? So he was a little taken aback that what has happened, that I am telling her something and she wants to add something to my knowledge. So I think that somewhere puts a very good impression on the whole board, that she is very proactive in putting her views forward and she can interconnect ki jo bhi sir ne bola. So I told him, sir, that I'm working on the same lines. So that way, I mean, this is just another example that I can cite. So अगर आप अपना बस brain खोलना छोड़ो अपना interview में and consider it just to be a personality test, and it's just a friendly chat. The board is always very cordial, and trust me, the personality test is like the honeymoon phase. Rather, I used to study for prelims and mains. My primary motivation was not a rank. Primary motivation was that there will be 10 years जो बस मेरी बातें सुनने के लिए उधर होंगे, and they will be evaluating me for 30 to 40 minutes. So consider it the honeymoon stage, and no need to be afraid from personality test. Right. Thank you so much, मैम. आपने सारी क्वेरीज को बहुत ज्यादा इलेबोरेटली आंसर किया. एक बार मैं राउंड खुला छोड़ देता हूँ चैट बॉक्स में. कोई भी आप फाइनल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मैम से, एक बार फिर से डाल दीजिए. मैंने अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस पिकअप कर लिए हैं. कोई मेरे से मिस हो गया है या आपके दिमाग में अब आया है तो प्लीज एक बार लास्ट में आपको एक बार चांस दे रहा हूँ, डाल दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, मैं मैम से पूछ लेता हूँ. अच्छा मैम, एक क्वेश्चन कई बार आ चुका, कंप्लीट बुक लिस्ट, जबकि मुझे क्वेश्चन अच्छा नहीं लगता ये, पर फिर भी ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है कि हमें कंप्लीट बुक लिस्ट बता दो. मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए बिकॉज जैसे हम बुक लिस्ट बताएंगे लोग उसको फटाफट खरीद के लेके आएंगे, पढ़ेंगे नहीं पर खरीद के लेके आएंगे. तो कंप्लीट बुक लिस्ट का बार बार कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप बता पाए कि कौन सी बुक्स फॉलो करी है अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटीज. Okay, so for geography, apart from NCERTs form the crux of it all, but other than that, one can go for GC Leong and human geography NCERT also. Some people they ignore that, so read human geography NCERT as well in addition to GC Leong and Atlas. So to Atlas, you have to dedicate at least again 10 to 15 minutes, minimum 10 minutes every day. Make the Atlas your best friend when it comes to geography, not only for making quick diagrams and names, but also for prelims, because prelims में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स पे जो एलिमिनेशन टेक्निक द्वारा भी सॉल्व किए जा सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज from your atlas itself. This is the geography aspect. Coming to history, in addition to the NCERTs, so go the same way, level 1, level 2. If you do not complete level 1, do not go to level 2 in any chance, in any situation. So level 1 would be the NCERT, 2 would be the spectrum or Bipin Chandra, 3 would be Placido partition, which I don't really think is mandatory, but only if you cross the 2 levels and you have ample of time, या आपका multiple attempts हो गए, then you can add some juicy points from that book. And then coming to art and culture, Nitin Singhania. And in addition to that, you can also follow, as an alternative to that, not an addition, alternative to that, you can also follow CCRT and take down notes from there, and but make your own notes from there as well. And then coming to economy, for economy, I did the same reverse engineering thing, so I won't be helpful in this regard. I didn't read much of the economy NCERT. I found that very rudimentary. So in economy, I used to open the economy page of the newspaper, and I used to do reverse engineering. For example, if there is current account deficit as a term, I used to search it up on the internet and then make my own notes, because economy, all the contemporary things are asked, the contemporary issues which the country is facing. And for prelims also, if you do reverse engineering, then it helps. Other than that, one can also refer to Ramesh Singh economy. And then coming to the science and tech and environment part, I'm really sorry, I don't think I'll be very helpful in that, because I had that kind of a background. So I didn't read NCERT or any other book. I just did it solely on the basis of the current affairs. And of course, the current affairs synopses are also very helpful in this regard. And then post-independence, you can go for any consolidated version of the notes which are available in the market. Or for my case, I had already seen the Pradhan Mantri series and made notes from that. So it acted as a sort of, entertainment for me. Instead of watching TV or YouTube videos, I used to watch that. So basically, your entertainment should also be educational. It should be edutainment of sorts, that is education plus entertainment.
So that way you can complete a major chunk. And for ethics, you can follow, in addition to the newspaper, which formed the basis of my preparation, you can follow lexicon or the internet also, because at the end of the day, only the definitions that you yourself have written or made up, that will be helpful. Kitne ki yaad kar sakte ho ab definitions after all. So I think this covered most of the What subject. about IR and society, ma'am? IR society, yeah. Society, NCERT is sufficient. There are such beautiful definitions written in the society book for most of the points that one does not need to refer to the internet only. And for society, I think I had a very generous sprinkling of schemes in all my answers of mains. So that really helped. One needs to have a very sound knowledge, and जो आपकी schemes वाली होते हैं, summary होती है, वो भी आप prefer कीजिए कि आप खुद ही बना रहे हैं. Even if you're buying notes from the market और कोई synopsis भी ले रहे हैं, तब भी कोशिश कीजिए कि खुद ही आप जो important points हैं, आप उनको decrease करके you are decreasing the thickness of your schemes वाली book. So that really helped me in society. Other than that, I didn't follow any book for society, just the NCERT. And because सारे current based questions ही होते हैं उसके अंदर. And for international relations, you're asking, for this I followed some coaching website synopsis, and I think there is a book by the name David Mason also, but that is incomplete. I think the American Revolution or something, it is not given in that book. I don't completely remember. One can follow that also, but mostly in international relation, I followed these synopses. Okay. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू रियली सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड गाइडिंग ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स. आपने बहुत ज्यादा अच्छी बातें बताई. बस बच्चे समझ लें जो आपने बातें बताई है ना, जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उनको इन बातों की ग्रेविटी बहुत लेट समझ में आती है. तो मैं बच्चों से, जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को 2-3 बार सुनना. मैम ने बहुत ज्यादा अच्छे गोल्डन आपको वर्ड्स बताए हैं. आप इनकी ग्रेविटी 2 अटेम्प्ट के बाद मत समझना, अभी समझना, क्योंकि वो 2 अटेम्प्ट हमने बचाने हैं और अगले ही अटेम्प्ट में की टुडे. Thank you so much. It was my pleasure. Bye-bye. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you. Bye.